नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज 2 फरवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। और जैसे कि हमारा ट्रेंड है, हम आपसे पहले एक शानदार सा प्रश्न पूछते हैं और कल हमने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर हम आज वीडियो के अंत में देंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। प्रश्न है आपका, नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। महादेव देसाई, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, शिवचंद थापा या शिवचंद्र प्रसाद कोइराला। इन चारों ऑप्शंस में से आपको चुनना है कि नेपाल के पहले प्रधानमंत्री कौन है। इस तरह के क्वेश्चंस के ट्रेंड जो है ये भी आजकल बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। पड़ोसी देश है हमारा, ये मत सोचिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है किताब से रिलेटेड, फियरलेस गवर्नेंस नाम की किताब किसने लिखी है, याद रखिएगा। किरण बेदी, हमारी पहली महिला आईपीएस थी किरण बेदी। इन्होंने जो है फियरलेस गवर्नेंस अपने जो आईपीएस कार्यकाल में जो उन्होंने कार्य किया उसके बारे में चर्चा की है इस किताब में। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले मैं आपको कुछ और किताबें बता देता हूँ। एक द प्रोमिसेस, आपको याद होगा डैमन गैलगट की। डैमन गैलगट याद रखिएगा, ये साउथ अफ्रीका के व्यक्ति हैं और ठीक है। और इन्हें जो है बुकर प्राइज़ 2021 का मिला हुआ है अपनी बुक द प्रोमिसेस के लिए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब आपको बताई जा रही है। और राजस्थान के राज्यपाल जो हैं कलराज मिश्रा, इनकी भी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये इनकी किताब है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। याद रखिएगा, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र जो ये कलराज मिश्र की किताब है। और संविधान से याद आया, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है कोल्लाम है, केरल का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हवांग सॉन्ग 12 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है। याद रखिएगा, नॉर्थ कोरिया ने जो है हवांग सॉन्ग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। 2000 किलोमीटर इसकी क्षमता है, 2000 किलोमीटर। और याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है। और इसी बीच बता दीजिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली लाइन कौन सी है। 38th पैरेलल, याद रखिएगा। और 3 बीघा कॉरिडोर विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है, याद रखिएगा। काला पानी विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच है। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करती है 38th पैरेलल लाइन, ठीक है, याद रखिएगा। और हमने अभी प्रलय मिसाइल का भी सफलतम परीक्षण किया था। प्रलय मिसाइल याद रखिएगा, सरफेस टू सरफेस है और 150 से 500 किलोमीटर क्षमता है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जापान दिख रहा है, जापान ने जो है दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन बनाया हुआ है, याद रखिएगा। जो पटरी पर भी दौड़ेगा और रोड पर भी दौड़ेगा। साउथ कोरिया के बारे में भी आप 2-4 फैक्ट बताइए। साउथ कोरिया का राष्ट्रीय खेल ताइक्वांडो हो जाता है, ठीक है। साउथ कोरिया की एक रिलेटेड आपसे अगर पूछता है नूरी सैटेलाइट किससे रिलेटेड है, याद रखिएगा, साउथ कोरिया से रिलेटेड है, ठीक है। 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की भी घोषणा किया साउथ कोरिया, ठीक है। सैमसंग साउथ कोरिया की ही कंपनी है, एलजी भी साउथ कोरिया की ही कंपनी है, ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है 31 जनवरी 2022 को किस राष्ट्रीय संस्थान आयोग ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना जो है 30वां स्थापना दिवस मना लिया है। इसका स्थापना कब से होती है, इसकी स्थापना होती है, याद रखिएगा, 1990 के एक अधिनियम से होती है 1992 में। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग। और इसकी वर्तमान अध्यक्षा कौन है, डॉक्टर रेखा शर्मा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहली अध्यक्षा अगर पूछा जाता है इसकी तो जयंत पाटिल इसकी जो है इस आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, यह एक विधिक आयोग नहीं है, यह एक विधिक आयोग है, ये संविधानिक आयोग नहीं है। संविधान में इसका कोई जो है वर्णन नहीं किया गया है, यह एक विधिक आयोग है, मतलब एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। और नीति आयोग तो कब बनाया गया मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जनजातीय आयोग के बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताइए, आर्टिकल इनके बताइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को किसने जीता। मैंने आपको कल ओडिशा ओपन के बारे में बताया था कि ओडिशा ओपन जो है BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन आयोजित करवा रहा है। और इसको जीता किसने है, याद रखिएगा, उन्नति हुड्डा ने इसको जीत लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक में ये खेला जा रहा था, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्य सेन की बात करते हैं। लक्ष्य सेन ने हाल ही में
इंडियन ओपन जीता हुआ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीवी सिंधु ने कौन सा जीता है? सैयद मोदी टूर्नामेंट जीता हुआ है, ठीक है। किदाम्बी श्रीकांत जो है वर्ल्ड कप होता है जो इन लोग बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का वर्ल्ड कप जो है उसमें जो है सेकंड स्थान पर आए थे किदाम्बी श्रीकांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। और अगर मेल कैटेगरी में पूछता है ओडिशा ओपन तो याद रखिएगा उन्नति हुडा ने मेल कैटेगरी में जीता हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ये आप याद रखिएगा और भूलिएगा नहीं इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। सॉरी, अभी थोड़ा गला बहुत अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी बन गई है? यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न होता है, देखिए मैं आपको यूनिकॉर्न समझाने की कोशिश करता हूँ। यूनिकॉर्न होता है जो जिसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू छिहत्तर छिहत्तर सौ करोड़ रुपए, 7,600 करोड़ रुपए हो जाती है, या 1 अरब डॉलर, इसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। यूनिकॉर्न का मतलब सीधा सीधा सा ये होता है यूनिकॉर्न का मतलब सीधा सीधा सा ये होता है कि जो है नए स्टार्टअप होते हैं जो प्रगतिशील होते हैं और उनकी मार्केट कैपिटल वैल्यू या तो 7600 करोड़ हो जाती है, ठीक है, या तो जो है 1 अरब डॉलर हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको यूनिकॉर्न बोल देते हैं। अब जो है देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है CSK, याद रखिएगा CSK, चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया सीमेंट से इसको ऑनर कर दिया, उसकी खुद मार्केट कैपिटल वैल्यू इससे काफ़ी कम है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और जो है चेन्नई सुपर किंग्स इस बार की विजेता भी है IPL की, और 4 बार की विजेता है चेन्नई सुपर किंग्स। सबसे ज़्यादा 5 बार मुंबई इंडियंस जीता हुआ है, ठीक है। इस बार 10 टीमें खेलेंगी, लखनऊ और अहमदाबाद दो नई टीमें हैं। लखनऊ का तो नाम भी अनाउंस कर दिया गया है, लखनऊ जायंट्स, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। हाँ, 7600 करोड़ मैंने बोल दिया। यूनिकॉर्न के लिए 7500 करोड़ होने ज़रूरी होते हैं, 7600 करोड़ इसकी जो है मार्केट कैपिटल वैल्यू हो गई है, इसीलिए यूनिकॉर्न बन गई है। 7500 करोड़ या 1 अरब डॉलर, इन दोनों में से एक हो जाएगा तो वो यूनिकॉर्न कंपनी की लिस्ट में आ जाती है, ठीक है। चलिए नॉर्मल सी बात थी। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अरे गोवा FC दिख रहा है, गोवा FC ने इस बार का जो है डूरंड कप जीता हुआ है, याद रखिएगा। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित होता है और इस बार आयोजित किया गया था कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये क्या है? CPMCIL, इसका फुल फॉर्म आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक बार फिर से सुनिए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह एक मिनी रत्न कंपनी है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसने क्या किया है, इसने कहाँ पर नई बैंक लोन प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है, आपको बताना है। 2 जगह स्थापित किया है, नासिक महाराष्ट्र में और देवास में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने अपनी जो है नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है। अब आपको बताना है कि भारत में 4 जगह बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं, याद रखिएगा। एक तो नासिक में है, दूसरा देवास मध्य प्रदेश में है, तीसरा मैसूर में है। मैसूर को भी हर जो सभी जानते हैं कि ये किस राज्य में है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, साल्वोनी में भी है, याद रखिएगा। साल्वोनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको इसको बहुत कम लोग ही गेस कर पाते हैं, ठीक है। साल्वोनी में भी है जो है बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस, याद रखिएगा। साल्वोनी वेस्ट बंगाल में है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ही है साल्वोनी। तो 4 जगह मैंने आपको बताया जहाँ पर बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस है। नासिक में है, देवास में है, मैसूर में है और साल्वोनी वेस्ट बंगाल में है, याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है ये क्या दिया हुआ है? NIPER, इसका फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके बाद आप बता देंगे, ठीक है। इसके बाद आप बता देंगे कि इस रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है, जो हमारे स्वास्थ्य और रसायन उर्वरक मंत्री भी हैं। इन्होंने ये रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? NIPER मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और मनसुख मांडविया की बात आई है। मनसुख मांडविया अपने स्वास्थ्य और रसायन मंत्री, उर्वरक मंत्री तो हैं ही, लेकिन ये स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट हो जाता है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं मनसुख मांडविया। और 2025 तक हमारा जो है लक्ष्य टीबी को ख़त्म करने का, उसका स्लोगन क्या है? 2025 तक टीबी हारेगा देश जीतेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अरे यहाँ पर अमित शाह जी दिख रहे हैं। अमित शाह पहले सहकारिता मंत्री हैं, मैं आपको बाहर वीडियो में ये बात बताता हूँ, ठीक है। महेंद्र नाथ पांडे दिख रहे हैं, भारी उद्योग मंत्री हैं। नारायण राणे दिख रहे हैं, MSME मंत्री है। और KVIC जो खाद्य और ग्रामोद्योग विभाग होता है ना, वो जो है MSME के अंतर्गत ही आता है, ये बात याद रखिएगा। KVIC का हेडक्वार्टर जो है
वो कहाँ पर है? मुंबई में। विनय कुमार सक्सेना इसके प्रमुख हैं और 1956 के अधिनियम से खादी और ग्राम उद्योग विभाग की स्थापना होती है। एलआईसी की स्थापना भी 1956 के अधिनियम से होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड क्षेत्र में उत्तर पूर्वी क्षेत्र। आप सिर्फ पूर्वी क्षेत्र याद रखिएगा, बहुत डीप में पूछेगा तब उत्तर पूर्वी याद रखना, ठीक है। आप पूर्वी याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ, मैंने इसके बारे में आपको कल डिटेल में आपसे चर्चा की थी कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है जी। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार का जीत लिया है और एशले बार्टी ने जो है फीमेल कैटेगरी में जीता है। उसी बीच मैंने आपको चर्चा में बताया था कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में है और क्वींसलैंड क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो ये अभी चर्चा में आ गया। चर्चा में ये क्यों आया है? क्योंकि ये जो यहाँ पर प्रवाल भित्ति, आपको सभी को पता होगा प्रवाल भित्ति है, तो प्रवाल विरंजन हो रहा है। मतलब प्रवाल जो है वो सफ़ेद हो रहे हैं, जबकि होते बहुत रंगीले, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, जिससे लोग इन्हें देखने आते हैं। पर्यटन को बूस्ट मिलता है, वहाँ के पर्यटन के लिए बहुत बहुत महत्व के रखते हैं ये प्रवाल, तो ठीक है। तो प्रवाल विरंजन हो रहा है, प्रवाल जो है सफ़ेद हो रहे हैं, तो इससे जो है यूनेस्को भी चिंतित है और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट भी चिंतित है। तो यूनेस्को ने इनको धमकी दी है कि अगर आपने इसके क्षेत्र में, इसको सुधारने के क्षेत्र में काम नहीं किया तो हम इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची से बाहर कर देंगे, और इन्हें डेंजर की सूची में ऑलरेडी डाल दिया है। तो अब जो है डिसाइड किया है ऑस्ट्रेलिया ने कि इसको जो है इसके बचाने के लिए $700 मिलियन खर्च करेगी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए चर्चा में आ गया, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको यही बताना है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये कब शामिल किया गया था। याद रखिएगा 1981 में जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी, यहाँ पर बहुत सारे मरुस्थल हैं, ठीक है। इसको प्यासी भूमि का देश भी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं आती, ये बात भी याद रखिएगा, ये बात भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्या है, इधर इधर पहाड़ है और इधर पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम की पहाड़ है, इधर पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया है। तो इधर से जो भी जो है पवनें आती हैं, जो बारिश करवाने वाली हवाएं आती है, वो ये पहाड़ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है रोक लेता है। तो यहाँ पर बहुत सारे मरुस्थल बन गए हैं, इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। छोटी सी बात है, मैंने आपको बता दी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1981। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल चुनिंदा रख दी हैं इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के लिए, ठीक है, जो इससे बाहर आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। आपको यूपीएससी में भी यहीं से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हालांकि उसमें और डीप से पूछ सकता है, लेकिन मैंने ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी और 1 साल तक देखने को मिलेंगी, तो मैंने आपको यहीं पर रख दिया है, ठीक है। उसके इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 याद रखिएगा, ये बजट से एक दिन पहले आता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे और बजट में यही अंतर होता है सॉरी, इकोनॉमिक सर्वे जो है पिछले 1 साल में हमने कहाँ कहाँ खर्च किया, वो सब बताया जाता है इकोनॉमिक सर्वे में, कि हमने यहाँ यहाँ खर्च किया और ऐसी ऐसी स्थिति थी हमारे जो है देश की। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे में यही अंतर होता है कि बजट में हम अगले आने वाले सॉरी, थोड़ा गले में मेरे दिक्कत है ना। ठीक, मैं क्या बता रहा था, इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, हमने पिछले 1 साल में कितना खर्चा किया उसका पूरा विवरण होता है, और बजट में आने वाले 1 साल में हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे उसका विवरण होता है। यही डिफरेंस होता है बस। और इकोनॉमिक सर्वे जो है बजट के जो है एक दिन पहले ही आता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। थीम इसकी क्या थी आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा, त्वरित दृष्टिकोण इसकी थीम थी। 2021-22 में चालू जो वित्त वर्ष है उसमें जीडीपी की संभावना 9.2% बताई गई, ठीक है। आप जो है आईएमएफ वगैरह के जो बताए गए हैं उनको तो याद रखिएगा, बैंकिंग के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है जीडीपी ग्रोथ रेट, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और 2022-23 में जो आने वाली जो अपना वित्त वर्ष है उसमें बताया गया है कि 8 से 8.5% तक अपना जीडीपी ग्रोथ रहेगा, ठीक है। अगला आपको प्रश्न या पॉइंट याद रखना है, इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। इसमें जो है अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी जो है इन्वॉल्व रहते हैं, जो अभी चेंज हुए हैं, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और भारतीय इकोनॉमी का लक्ष्य है 2025 तक $5 ट्रिलियन का, याद रखिएगा, $5 ट्रिलियन का लक्ष्य है भारतीय इकोनॉमी का। 2025 तक का ये लक्ष्य है कि हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन तक हो जाए, ठीक है। अपने यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार कितना था पिछले बार, ये बताया गया $633.6 बिलियन, ठीक है, 633.6 बिलियन ये अपना विदेशी मुद्रा भंडार था, ठीक है।
वृद्धि देखते हैं। अब मैं आपको एक जो है फ्लो चार्ट से बताना चाहूँगा, याद रखिएगा। ये मैं बनाना चाह रहा हूँ। ये आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया, ये आपका द्वितीयक क्षेत्र हो गया, ये आपका तृतीयक क्षेत्र हो गया, ठीक है, टर्सरी इसको बोलते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि उत्पाद आते हैं, इसमें याद रखिएगा 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग आता है बेसिकली। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, जो हम कृषि से प्रोडक्ट जो है लाते हैं उसको जो है इसमें जो है प्रोसेस करते हैं, फूड प्रोसेसिंग वगैरह सब ये द्वितीयक में आते हैं, ठीक है। तो इसमें 11.8% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई। तृतीयक क्षेत्र में जो कि सेवा का क्षेत्र होता है उसमें 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। प्राथमिक क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई, द्वितीय क्षेत्र में 11.8% की वृद्धि दर्ज की गई और तृतीय क्षेत्र में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाएंगे ये सारे के सारे। और ये सारे के सारे आपको फैक्ट याद रखें, एक साल तक आएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना था, याद रखिएगा, घट गया है 6.8% था, ठीक है। पिछली बार तो बहुत हाई चला गया था, 9 पॉइंट समथिंग चला गया था, ठीक है। इस बार राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% ही है, तो कंट्रोल में आ रहा है, ठीक है। सॉरी। खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 में कितना हुआ, ठीक है, आपको ये बताना है। 308.6 मिलियन टन, याद रखिएगा मिलियन टन है ये, मिनी नहीं है, मिलियन टन। 308.6 मिलियन टन है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैंने सारे के सारे इकोनॉमिक सर्वे आपके सामने डिस्कस कर दिया, आप एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार लेने से किसने मना कर दिया। मैंने आपको बताया था वेस्ट बंगाल के जो है पूर्व चीफ मिनिस्टर है बुद्धदेव भट्टाचार्य, इन्होंने पद्म भूषण लेने से मना कर दिया। संध्या चटर्जी ने पद्मश्री लेने से मना कर दिया। अब अनिदय चटर्जी ने भी जो है तबला वादक है, इन्होंने भी पद्मश्री लेने से मना कर दिया है। अब पद्म पुरस्कार की बात याद रखिएगा, इस बार टोटल 128 लोगों को दिए गए। पद्म विभूषण 4 लोगों को दिए गए। पद्म भूषण जो है ये 17 लोगों को दिए गए और पद्मश्री जो है 107 लोगों को दिए गए। इस तरह से टोटल 128 लोगों को दिए गए। 4 में कौन कौन है, जनरल बिपिन रावत पहले CDS हमारे, ठीक है, एक खेमका जी हैं, एक प्रभा अन्ने जी हैं और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी, इनको भी मिला हुआ है पद्म विभूषण। याद रखिएगा, पद्म भूषण में आपको कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे सत्यनारायण नडेला, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वाले, गूगल पिचवाई सुंदर जो है गूगल पिचवाई बोल रहा हूँ, गूगल के सुंदर पिचवाई, ठीक है, इन सब के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। पूना वाला, इन सब के नाम को ये मैं इंपॉर्टेंट आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दूंगा मैं, तो आप उनको याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मैं वन लीनियर फॉर्म में आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझसे बोला नहीं जाता इस समय, इसलिए मैं वन लीनियर फॉर्म में आपके लिए ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोविड के तनाव को कम करने के लिए ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कर्नाटक ने लॉन्च किया है, ये बात आप याद रखिएगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जैसे ही कोविड की बात आती है आप ओमिक्रॉन का वेरिएंट नंबर याद रखिएगा, B.1.1.529 ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। एक सार्स याद रखिएगा, सार्स की फुल फॉर्म, क्योंकि कोरोना जो है सार्स फैमिली का है, SARS-CoV-2 बोला जाता है, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक मर्स भी याद रखिएगा, जैसे याद आता है, जैसे ही कोविड की बात आती है मैं इसको भी इसका भी फुल फॉर्म बताता हूँ। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2012 में सऊदी में देखा गया था, याद रखिएगा, पहली बार मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अभी जो नियो वायरस चमगादड़ों में खोजा गया ना, उसके बाद आशंका जताई जा रही है कि अगर वो फैला तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ही अब जो है महामारी का रूप ले सकता है। और याद रखिएगा, इसमें 33% जो है मरने की रेट है, मतलब हर 3 में से 1 आदमी मर जाता है मर्स में, बहुत डेडली होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, इस किताब को किसने लिखा है, याद रखिएगा, रोहन जे अल्बा ने लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, क्योंकि सेम कलर हो जा रहा है, ठीक है। रोहन जे एल्बा ने लिखा हुआ है लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम। अगला प्रश्न है हाल ही में क्रिकेट किस देश में होने वाले खेलों में वापसी कर रहा है, तो हांगझाऊ चाइना में जो है 2022 में जो है एशियन गेम्स होने वाले हैं, उसमें क्रिकेट जो है
वापसी कर रहा है, ये बात आप याद रखिएगा। 2026 में नागोया जापान में होने वाले हैं। अगला देखते हैं, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा 2021 के लिए किस देश के अस्पताल के भवन को दुनिया की सबसे परिवर्तनशील इमारत घोषित की गई है? तो बांग्लादेश का एक हॉस्पिटल है, फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, उसको जो है बहुत ही बेहतरीन इमारत जो है घोषित किया गया है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा। और अभी जो है रॉयल ब्रिटिश गोल्ड मेडल जो है बालकृष्ण दोषी को मिला हुआ था, जो कि भारत के वास्तुकार हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, महाराष्ट्र ओपन को स्पॉन्सर कौन करेगा? टाटा करेगा। और टाटा ग्रुप जो है वो IPL 2022 और 2023 को भी स्पॉन्सर करेगा। महाराष्ट्र ओपन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चेन्नई ओपन होता था वो अब महाराष्ट्र में पुणे में शिफ्ट हो गया, ठीक है, इसलिए उसको महाराष्ट्र ओपन बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग बॉस को किसने जीत लिया? याद रखिएगा, तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस को जीत लिया। वनडे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि बिग बॉस के विजेता का नाम क्या है, ठीक है, स्पेशली रेलवे में पूछा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा तेजस्वी प्रकाश ने जीत लिया। भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स कौन किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा पेटीएम मनी ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स लॉन्च किया है। हाल ही में पहला योग महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जेद्दा सऊदी अरब में जो है पहला योग महोत्सव आयोजित किया गया। गेम्स 24x7 इसको ऐसे लिखेंगे 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर के कौन बने हैं? ऋतिक रोशन बने हैं, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है, ऋतिक रोशन को बनाया गया। थोड़ा और मैं आपको बता देता हूँ, क्वाइन DCX के आयुष्मान खुराना बने हैं। गुड डॉट्स जो कि नेचुरल मीट बनाती है, मतलब किसी की हत्या नहीं करती वो, ठीक है, वनस्पति से जो है मीट बनाती है, गुड डॉट्स, इसके ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने। नीरज चोपड़ा को टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। सनेको गोल्ड एंड डायमंड्स के कियारा आडवाणी को बनाया गया, याद रखिएगा, ठीक है। और एक आखिरी प्रश्न है आपका, हाल ही में स्पुतनिक बूस्टर ये फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? याद रखिएगा लद्दाख में आयोजित किया गया है। लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल भी आयोजित किया गया था, अभी इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। चलिए कल का प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये कहाँ पर है? तो देहरादून में है, याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट डोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।